अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। नॉर्मली मैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ, मगर आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो प्योरली हमारे ग्रेजुएट्स के लिए है जिनको शदीद ज़रूरत है, जो पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं। आपने पिछले अरसे में ये देखा कि ब्रेन ड्रेन के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुई कि 7,20,000 लोग मुल्क छोड़कर बैरून ममालिक में चले गए और बहुत सारे जो हैं वो लाइन के अंदर हैं एप्लीकेंट्स, मगर किसी ने आपको ये रास्ते नहीं बताए कि किन रास्तों को चूज़ करके आप मुल्क से बाहर जाने वाली जमात में शामिल हो सकते हैं। आज मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिन्होंने अपना बैचलर्स पाकिस्तान से किया, मास्टर्स के लिए वो फिनलैंड गए स्कॉलरशिप पे, फिर कुछ अरसा गल्फ के अंदर सर्व करने के बाद वो पीएचडी के लिए ऑस्ट्रेलिया आ गए। आज इनसे जानेंगे इनकी एक्सपीरियंसेस के बारे में और आप तक ये मैसेजेस पहुंचाएंगे कि कैसे आप लोग अपने मास्टर्स के लिए फिनलैंड या पीएचडी के लिए ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। पहले मरहले में हम बात करेंगे फिनलैंड के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास जो ग्रेजुएट होते हैं उनके पास वो बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करते हैं, तो उन्हें बताएंगे कि वाई फिनलैंड इज़ अ बेस्ट ऑप्शन या वर्स्ट ऑप्शन, और उसके बाद हम दूसरे मरहले के अंदर पीएचडी पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं शराज भाई। शराज भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। शराज भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं, फिर ये बताएं कि आपने बैचलर्स, आपके मेजर्स क्या थे, मास्टर्स में क्या मेजर्स थे, और फिर पीएचडी में क्या मेजर्स हैं आपके। मेरी सारी लाइफ कराची में गुजरी। फैमिली हमारी पंजाब पाकिस्तान से ही है, लेकिन क्योंकि हमारी फैमिली मूव कर गई थी कराची, तो मेरी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कराची से। तो मेरा बैचलर्स फार्मेसी में था, तो उसके बाद मेरा वहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस था फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो मेरी लक थी कि मैं डायरेक्ट रिसर्च में चला गया था, तो मेरा वहाँ पे ऑलमोस्ट 13-14 मंथ्स क्लिनिकल रिसर्च में मेरा एक्सपीरियंस था। तो मेरा वहीं से इंटरेस्ट हुआ कि पाकिस्तान में उस वक्त सैलरीज ऐसा सच होती नहीं थी आपकी बैचलर्स के बाद, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आपको 2013 की, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान से मूव किया फिनलैंड के लिए। तो मैं 2012 से मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई करना शुरू करी। तो ये आपका प्रोसेस है कि आपको डिपेंड करता है कि अगर आप मेडिसिन हेल्थ केयर में हैं और या आप आईटी में हैं, क्योंकि ये दो बहुत मेजर हैं। तो अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, अगर आपने बैचलर्स आईटी में किया है, तो फिनलैंड आइडियल डेस्टिनेशन है। और क्योंकि जब मैंने बैचलर्स किया था वो हेल्थ से रिलेटेड था, फार्मेसी में था, तो मैं सब जगह स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा था। मैंने स्वीडन भी अप्लाई किया था, फिनलैंड भी अप्लाई किया था। तो लकीली मेरा फिनलैंड में हो गया था। मैंने फिनलैंड में 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था बैचलर्स के बाद। तो बस इसको मैं अगर सम अप करूँ तो मैं बैचलर्स के बाद सिर्फ 1 साल ही मैं पाकिस्तान रहा हूँ, जो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद से मैं पाकिस्तान को 3 या 4 दफ़ा गया हूँ। तो मेरा एज़ सच मैं पाकिस्तान से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड हूँ, सिर्फ वेकेशंस पे मेरा जाना हुआ। जहाँ तक सैलरीज की आपने बात की, वो तो आज भी पाकिस्तान में कम है, तो ये रोना 2013 में भी था और 2022 में भी, और मेरे ख्याल से 2032 में भी होगा। हाँ, मैं इससे थोड़ा अब डिसएग्री करूँगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ आज से 10 साल पहले की, तो जब मैंने मूव किया उस वक्त एवरेज सैलरी जो बैचलर्स की चल रही थी वो 25,000, कहीं 20 भी थी। तो 20 से 30 का एक समझ लें कि एक विंडो चल रही थी उस वक्त। लेकिन अब थोड़ा डिफरेंस आ गया। अब मैं जब लोगों से पूछता हूँ तो 55, 60, 65,000 ये बहुत अब नॉर्मल हो गया पाकिस्तान में। बट उस जमाने का 30,000 आज के 60-70 की इक्वल है, तो हम अगर एवरेज निकालें तो वो वही बनता है। एग्जैक्टली। शराज भी, अगला सवाल मेरा ये होगा कि अगर पाकिस्तान या इंडिया में से किसी स्टूडेंट ने फिनलैंड के लिए अप्लाई करना हो मास्टर्स के लिए, तो आप ये बताएं कि क्या प्रोसेस होगा उसके लिए। अच्छा, इसमें ये है कि अगर जो आईटी वाले हैं ना, अब आईटी में डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसमें वेब डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग है। तो अगर आपकी कोई भी आईटी से रिलेटेड डिग्री है, चाहे आपकी वो कोई बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो फिर फिनलैंड आइडियल है कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें। और अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो फिर आप डायरेक्ट जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में थोड़ा वेरी करता है। काफ़ी लोगों को नहीं पता कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या कनाडा जाएंगे, यहाँ पे आपका बैचलर्स के बाद पीएचडी में भी डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। लेकिन ये बहुत कम स्टूडेंट्स को इसका पता है। वो शायद समझते हैं कि बैचलर्स करेंगे, मास्टर्स करेंगे, फिर पीएचडी में जाएंगे। मुझे भी काफ़ी लेट इस बात का पता चला था। अगर बहुत पहले पता होता तो मैं भी डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया ही अप्लाई कर देता। तो ये है कि मेरा ये है कि मैं सबको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप फिनलैंड जाना चाह रहे हैं और आईटी से रिलेटेड हैं तो ये हेवन है। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे फिनलैंड का एक सिटी है ताम्पेरे, वहाँ पे नोकिया का हेडक्वार्टर है। अगर वहाँ पे जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रोग्रामिंग में एक्सपीरियंस था, साइबर सिक्योरिटी में, वेब डेवलपमेंट में, उनकी सबकी जॉब्स हो गई थी, और वो विद स्टडीज़ के दौरान इनकी जॉब्स हो गई। और अगर वहाँ पे आपकी जॉब्स नहीं होती तो फिर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि फिनलैंड में आपको फुल स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हाफ स्कॉलरशिप मिलती है। हाफ से मेरा मतलब है कि ट्यूशन फीस आपको होगी, लेकिन जो रिमेनिंग आपकी लिविंग है वो आपको कवर नहीं होंगे। तो कितनी फ़ी होगी एवरेज, ऑन एवरेज यूनिवर्सिटीज़ की कितनी फ़ी है? अच्छा, ये अगर
मैं अपने एरा की बात करूं, जब मैंने पढ़ा है उस वक्त एजुकेशन फ्री थी फिनलैंड में। वहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। हाँ, लिविंग के लिए आपको जो है वो करना पड़ता। जब मैं वहाँ गया था तो मेरी तो वहाँ पे एज अ रिसर्च असिस्टेंट जॉब हो गई थी। तो वहाँ मेरी तो स्टार्ट मेरी सैलरी हो गई थी, मेरी इतनी सेविंग थी कि मैं अपना मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट कर लूँ। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे डिफरेंट, उनकी उनकी जॉब्स नहीं हुई। उनको अपने लिविंग के लिए वहाँ पे आप समझ लें कि पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती थी। और अगर आप फीस की बात करते हैं ना, अभी की करंट सिनेरियो आप मुझसे पूछें कि अभी क्या सिचुएशन है फिनलैंड में, अभी है कि वहाँ पे 100% फी वेवर भी है, जिसमें आपको कोई फीस नहीं देनी, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है, सिर्फ उनके लिए जिनके स्टूडेंट जिन्होंने हाईएस्ट पॉइंट्स हैं। एवरेज अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो कि कुपियो सिटी है फिनलैंड का, वहाँ 50 to 70% आपको फी वेव हो सकती है, लेकिन फिर भी 30% आपको देनी है। वहाँ पर उनकी फीस स्टार्ट होती है 8,000 to 10,000 यूरो। तो इसका मतलब है कि अगर आपको 70,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है, तो इसका मतलब है कि 7,000 उन्होंने आपको दे दिए, आपको 3,000 यूरो कवर करने, और ये पर ईयर है। तो इसका मतलब है कि 2 साल का मास्टर्स है तो आपको 6,000 यूरो आपको एटलीस्ट माइंड में रखने के आपको पे करने हैं। विच इज ये नथिंग। एग्जैक्टली ये, लेकिन ये उनके लिए जिनको 50 to 70% मिली है। बहुत से ऐसे भी हैं जिनको 1% भी नहीं मिलती। तो आपको माइंड में रखना है। मेरी एडवाइस यही है कि आप अपनी बैचलर्स में ग्रेड्स अच्छे करें। जैसे क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसको हम सीजीपीए कहते हैं, वो अक्सर लोग मैं मानता हूँ पाकिस्तान में एक रट्टा बेस्ड सिस्टम है, काफ़ी अरसे से चला आ रहा है और चलता रहेगा। कभी कभी रट्टा भी बहुत आपकी हेल्प करता है, क्योंकि बाहर जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं ना, वो बहुत कम ही आपसे आपके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं एडमिशन प्रोसेस में। वो आपकी सीजीपीए देख रहे होते हैं। अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है तो आप स्टैंड आउट कर जाएंगे दूसरे जो स्टूडेंट्स ने जो अपनी एप्लीकेशंस दी है। और अगर आपकी सीजीपीए काफ़ी हाई है, फर्ज करें अगर आपकी 3.9 है आउट ऑफ 4, या 3.8 है आउट ऑफ 4, या कुछ में 5 से भी स्टार्ट होती है, 4.8 है आउट ऑफ 5, उसमें आपको 100% भी आपकी फेवर हो सकती है। तो मेरे सबसे पहले आपको सबको यही सजेशन होगी कि अपने जीपी अच्छी करें यूनिवर्सिटी बैचलर्स में। अगर आप मास्टर्स में हैं तो उसमें भी अपनी जीपी अच्छी करें, क्योंकि ये एक फैक्टर नहीं है। अगर आप फिनलैंड जा रहे हैं तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसमें आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, आपकी बैचलर्स डिग्री भी काउंट होती है, उसमें आपकी सीजीपीए कितनी है। उसके बाद आपके कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है मोटिवेशन लेटर भी मांगती हैं। अब तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़े से राइटिंग स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी चल रही है ना यूनिवर्सिटी से, वो आपकी हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि स्टूडेंट का मतलब कि राइटिंग स्टाइल कैसा है, उसको लिखने में कैसा है। तो ये और ओवरऑल ये शराज भाई, कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बेसिकली जो है वो एडमिशन्स चल रहे होते हैं, तो क्या फिनलैंड में भी कोई ऐसा है कि आप पूरे साल में किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आपको अप्लाई करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें विंटर है, इसमें दिसंबर से स्टार्ट होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जनवरी से स्टार्ट होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको देखना चाहिए कि वो उनका क्या प्लान है, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो आप दिसंबर एंड जनवरी अपने माइंड में रखें, क्योंकि दिसंबर से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ में जनवरी में शुरू होता है, लेकिन जनवरी में मोस्टली क्लोज हो जाता है। जब ये क्लोज होता है तो इसके रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं मार्च में। मोस्टली 31 मार्च को, एंड ऑफ मार्च में आउटकम आ जाता है। वो आपको ईमेल के थ्रू पहले तो था पोस्ट आता था। जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मुझे तो वह पोस्ट उन्होंने आउटकम भेजा था, जो एप्लीकेशन एडमिशन लेटर था। अब क्या हो रहा है कि जब आपका जनवरी में क्लोज हो जाते हैं तो मार्च में आपको आउटकम अनाउंस हो रहा है, एंड ऑफ मार्च, और फिर आपको मई और जून तक आपको जो है वो एडमिशन को एक्सेप्ट करना होता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि वो एक फॉर्म होता है जिसमें आप अपना नाम सिग्नेचर करके उनको आप ऑनलाइन ही ईमेल के वाया सेंड कर सकते हैं कि आप आ रहे हैं वहाँ। अगर स्पेसिफिकली हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, तो अगर आप लेट सपोज मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, लेकिन उसके एडिशनली कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपने एसओपी का जिक्र किया, इसी तरह आइल्स भी होगा ऑफ कोर्स, उस हवाले से अगर स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेशन का बताएं। अच्छा, जैसे बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि अगर आपकी जितनी भी आपने डिग्रीज ली है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो। अब बहुत सी कंट्रीज़ हैं, जैसे अरब कंट्रीज़ हैं, या आप और भी डिफरेंट, चाइना को देख लें, आप जापान को देख लें, उनकी जो डिग्रीज होती हैं वो इंग्लिश में नहीं होती। तो अगर स्टूडेंट्स इन कंट्रीज से आ रहे हैं, अगर या फ़र्ज़ करें कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट है, उसने ऐसी किसी यूनिवर्सिटी से किया है कि उसकी यूनिवर्सिटी जो डिग्री है वो इंग्लिश में है ही नहीं, वो किसी और लैंग्वेज में है, तो उसको फिर उसकी ऑफिशियल ट्रांसलेशन करानी पड़ी, सर्टिफाइड ऑफिशियल ट्रांसलेशन होगी। लेकिन मोस्टली जो पाकिस्तान में ज़ाहिर है, अगर आपकी डिग्री पाकिस्तान से ही तो वो तो ऑब्वियसली 100% वो इंग्लिश में ही होगी। उसके लिए आपको ऐसे, लेकिन उसको टेस्ट करवाना होगा आपको, जो उसके प्रॉपर HEC से हो, और जो भी उसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, भी डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की आपकी रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं ट्रांसलेशन। तो ये आपकी डिग्री हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गया। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट भी ये होगी कि आपकी सारी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए,
कुछ लोग स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं 2-3 अटैच कर देते हैं साथ में डिग्री नहीं, लेकिन अगर आप एडमिशन प्रोसेस के लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीजीपीए आपका देखना है। एक होता है जीपी, वो जीपी होती है सेमेस्टर वाइज, एक होती है सीजीपीए जिसको हम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं। वो आपके अगर 4 इयर्स प्रोग्राम है तो वो ओवरऑल आपका एवरेज देगा, तो एवरेज पे बेसिकली कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। कंप्लीट अगर फर्स्ट कुछ यूनिवर्सिटीज में एक होती है उसमें सारी कंबाइन होती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में सेपरेट होती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सेपरेट ट्रांसक्रिप्ट है, फर्ज करें वो 10 या 12 भी हैं, तो आपको सारी अटैच करनी है। और वो स्कैन जब आप लेंगे वो क्लियर स्कैन होना चाहिए, ऐसे नहीं आपने मोबाइल से ले ली। कुछ तो आजकल आईफोन में मोबाइल से भी स्कैनिंग अच्छी है, लेकिन मेरा आपको है कि प्रोफेशनल्स को स्कैनिंग करें, क्योंकि आप एक एडमिशन प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, एक एक चीज़ को आपने केयरफुली देखना है कि आपकी एक एक चीज़, बस यही है ओवरऑल। अच्छा, आपने उसमें आइल्स की बात की है, फिनलैंड में पीटी भी दे सकते हैं आप, आइल्स भी कर सकते हैं, और डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेज है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता, ये जो आपने सुना होगा ऑनलाइन आता है कि आइल्स के बगैर भी चले जाएं, जा सकते हैं। ओके। क्योंकि फिनलैंड, अच्छा मैं जब गया था उस वक्त मैंने आइल्स दिया, तो एज सच उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा, आइल्स की सबसे पहले मैं आपको बैंड्स बता दूं मिनिमम कितने हो। 5.5 से कम नहीं होने चाहिए, 6.5 ओवरऑल हो, उससे कम नहीं हो, ये आपका मिनिमम है। अच्छा, जो मैंने आपको एग्जाम्शन का जिक्र किया, एग्जाम्शन में ये होता है कि आपको एक लेटर यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है, या तो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री पे लिखा हो कि आपकी डिग्री सारी इंग्लिश में थी, पाकिस्तान से थी, इंग्लिश में थी, तो एग्जाम्प्ट हो सकता है। जैसे तामपेरे यूनिवर्सिटी है और डिफरेंट यूनिवर्सिटी वो एग्जाम कर देती हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी डिग्री पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप यूनिवर्सिटी से अपनी कांटेक्ट करके स्टूडेंट ऑफिस से एक लेटर ले सकते हैं, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज लेटर कहते हैं। तो वो जब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए आया तो मैंने आइल्स नहीं दिया, और अक्सर लोग हैरान थे कि मैंने आइल्स क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली थी अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में हूँ। तो मैंने अपने फिनलैंड यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट किया, वहाँ से, क्योंकि मेरा सारा प्रोग्राम इंग्लिश में था, मैंने उनसे एक लेटर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज लेटर, तो वो मैंने अपनी PhD स्कॉलरशिप के लिए अटैच किया। तो मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, मुझे ये वेवर मिल चुका है। तो इसीलिए मैं उनको बता रहा हूँ जो फिनलैंड जाना चाह रहे हैं, फिनलैंड की भी यूनिवर्सिटी, जैसे तामपेरे बहुत है कि वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, हेल्सिंकी टॉप है, और भी तामपेरे में क्योंकि IT से रिलेटेड बहुत मशहूर है। उसमें अगर आप जाएँ, उनकी प्रोसेस में जाएँ तो क्लियर लिखा हुआ है। वो फर्स्ट में आपको बताएंगे पीटी करें, आइल्स करें, लेकिन स्टूडेंट्स को चाहिए पूरा पढ़े, नीचे तक स्क्रॉल करके जाएं तो देखिए वहाँ एग्जाम्पशन क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में है तो आपका एग्जाम। चलें, ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात बताई। आप मुझे ये बताएंगे जैसे जर्मनी के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो DAT.com के थ्रू आप करते हो, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ का कलेक्टिव डाटा आ जाता है। तो फिनलैंड के अंदर क्या हमें इंडिविजुअली यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ेगा, या कोई स्पेसिफिक एक ऐसा पोर्टल है जहाँ से हम सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो ये था कि आज से को 9-10 साल पहले जब मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें ये होता था कि आपका एक सेंट्रलाइज प्रोसेस था, तो वहाँ से आप सारी एप्लीकेशन जो है वो फिर, क्योंकि उस वक्त एजुकेशन फ्री थी ना, आप डिफरेंट मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में आप उनको एक ऑप्शन देते थे कि टॉप प्रायोरिटी क्या है आपकी। जैसे मेरी टॉप प्रायोरिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड, सेकंड मेरी प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी ऑफ तामपेरे, तो मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, तो मेरा एक में हो गया था यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड में। तो पहले था सेंट्रलाइज कि आपने डिफरेंट उनको ऑप्शंस देने हैं, वो आपके डिपेंड करेंगे, जो आपके पॉइंट्स होंगे टोटल उसकी बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी रिसेंट जो हुआ है, स्टूडेंट्स को मेरी एडवाइस है कि वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके इंस्ट्रक्शन रीसेंट देखें। अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ नहीं पता बाद में वो इस इंटरव्यू के बाद जो है वो चेंज करने पॉसिबल। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि अब इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी से आप कांटेक्ट करें। उसकी रीज़न ये मैंने बताया कि फिनलैंड जब से इकोनॉमिक क्राइसिस आया यूरोप में, अब उन्होंने 100% फ़ी वेवर बहुत कम कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड में 100% फ़ी वेवर को कहते हैं फिनलैंड स्कॉलरशिप, उसको फिनिश लैंग्वेज में कहते हैं सोमी स्टाइपेंडी। तो सोमी क्योंकि वो लैंग्वेज है फिनलैंड, और स्टाइपेंडी तो वो उस पर क्योंकि वो आपको स्टाइपेंड के उस पर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में की, तो सोमी स्टाइपेंडी है जो 100% फी वेवर है, वो आपको जो है वहाँ से मिल सकता है। लेकिन ये है कि आपको इंडिविजुअल अब यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मेरे सबको एडवाइस यही है कि फिर भी आप रीसेंट प्रोसेस देख लें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट फीस चार्ज कर रही है। जैसे मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड का बता सकता हूँ कि उनकी फीस स्टार्ट हो रही है 8,000 यूरो से 10,000 यूरो तक, तो क्योंकि जाहिर है हर यूनिवर्सिटी का अपना डिफरेंट सिस्टम बन चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स सपोज, एक तो ये है कि जैसे आपने बताया कि आपके ग्रेड्स मैटर करते हैं, तो क्या एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए तो 3.89 आपने बताया ऑन एवरेज, लेकिन लेट्स सपोज किसी को सिर्फ 50% स्कॉलरशिप अगर किसी उसका टारगेट हो, तो CGPA 3 तक भी चलेगा, या कोई उसके अंदर आपको ऊपर ही चाहिए हाईएस्ट ग्रेड्स? क्योंकि अच्छा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा टफ भी है, इसको अगर मैं एड्रेस करूं। 3 अगर फर्ज करें कि ये डिपेंड करता है आपका CGPA स्केल क्या है, ये आउट ऑफ 4 है, या अगर आउट ऑफ 4 अगर आप बात करते तो फिर मेरी एडवाइस है कि ये 3+ हो। 3+ हो, क्योंकि
2.6 2.7 और आप अकेले नहीं होंगे पाकिस्तान से। अभी आपको पता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी, इंडिया को आप देखिए 1.5 प्लस बिलियन पे है वो, ऐसे ही हम तो उनसे काफ़ी कम हैं। तो आप ये मत देख, और ये आपको लोगों को गलतफहमी है कि शायद पाकिस्तानी है और दूसरे इंडियंस हमसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। Of अगर course, आप सारी किसी भी क्योंकि मैं यूरोप गया हूँ, मैं नॉर्थ अमेरिका में विजिट कर चुका हूँ, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ में जा चुका हूँ, जहाँ जाता हूँ मुझे इंडियंस नज़र आ रहे होते हैं, बहुत कम पाकिस्तानी होते हैं। इसका जो मुझे अंदाज़ा हुआ ना, पाकिस्तानी इसको अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, टैलेंटेड हम बहुत ज़्यादा हैं, अवेयरनेस कम है। तो इनको हमें चाहिए कि थोड़ा सा हम चीज़ों को रीड करें, रीडिंग हमारी बहुत कम है। हम लोग का सबसे बड़ा इशू है सोशल मीडिया, सारे हम लोग लगे हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, बस हम लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं देख रहे। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, जैसे मुझे याद है कुछ मेरे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, यार एक वीडियो आई है, वो कहते हैं कि वो इतने लाख तो हम आपको इस कंट्री ले जाएं। अच्छा, आजकल हम जो एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं ना स्कॉलरशिप, वो हम यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं ट्रेंडिंग पे क्या जा रही है, सब रॉन्ग अप्रोच है। हमें यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे जाके हमें उनकी चीज़ें देखनी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, आपने जैसे बताया उनको वहाँ फ़ी भी पे करना है, उसके साथ साथ आपने बताया कि अगर तो आपको एक वाइट कॉलर जॉब, रिसर्च असिस्टेंट, नोकिया के अंदर जॉब मिल जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम और जॉब्स की बात करें, ब्लू कॉलर की, ऊबर हो गई, कोई और भी जॉब हो, क्या वो अपने एक्सपेंसेस इजीली कवर कर सकते हैं अलॉन्ग विद अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज एंड फी? हाँ, क्योंकि फिनलैंड में जो है ना, एज कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं है। जैसे मैं अगर आपको एवरेज बताऊँ ना, फिनलैंड में आपके पास 6 to 700 यूरो हैं, तो आप बहुत अच्छा एक वहाँ पे लाइफस्टाइल को अपना मेंटेन कर सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल क्या है। अगर आप पार्टी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और ट्रैवलिंग बहुत कर रहे हैं, तो फिर तो आप 800-900 यूरो तक आप चले जाएंगे। लेकिन मैं बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ, वो 250-300 यूरो पे वो कर रहे हैं। इसी तरह मैक्सिमम आपके माइंड में ये हो कि 500 तो एटलीस्ट आपके पास हो, 500 यूरो पर मंथ। और ये अब आपने मुझसे पूछा है कि ये अब स्टूडेंट है, अब ज़ाहिर है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ये एक अलमिया है कि सपोर्ट नहीं होती फैमिली की। अब ये नहीं होगा हम बाहर चले गए और हमारे फादर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जा रहे हैं वो मिडिल क्लास हैं। अगर वो फर्ज करें कि वो एलीट में आ रहे हैं, तो वो फिर यूरोप तो नहीं जाएंगे, वो यूएस जाएंगे या कनाडा जाएंगे, वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे, उनको कोई ना उनको रहने का इशू है अकोमोडेशन का। लेकिन अगर आप इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, फिनलैंड में, ये देखना चाहिए उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। ये सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर है फिनलैंड का। तो अब फर्ज करें कि मैंने आपको बताया कि 500 यूरो पर मंथ आपके पास हो, अब वो जनरेट कैसे करना है? वो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास स्किल है, बैचलर्स के बाद आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में मालूम है, प्रोग्रामिंग का, आईटी से रिलेटेड है, तो फिर वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, कुछ पेड इंटर्नशिप्स मिल सकती है, उससे स्टूडेंट्स अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। वो आपको 1000-1200 यूरो पर मंथ, जब मैं गया था उस वक्त मुझे 1100 यूरो पर मंथ रिसर्च असिस्टेंट का, अब शायद रेट बढ़ गया हो। अब इमेजिन करें, जब मैं था उस वक्त मेरे एक्सपेंसेस थोड़े कम थे, 300-400 यूरो पर मंथ था। तो अगर मैं एक महीना भी जॉब करता तो मेरे वो 4 महीने के लिए ऑलमोस्ट काफी था, उसमें मैं अफोर्ड कर सकता था। अब जो स्टूडेंट है उसको 500 जनरेट करने पर मंथ, तो उसके लिए उसको चाहिए कि अगर वो स्किल नहीं है, अब ऑड्स जॉब्स आती है। अब ऑड्स जॉब जो सबसे पॉपुलर है वो रात के टाइम पे न्यूज़पेपर डिलीवरी है, और फिनलैंड का आपको टेम्परेचर पता है, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को देखा है -25 में, -26 टेम्परेचर है वहाँ पे, वो डिलीवरी करते हैं। रात 1 बजे शुरू करते हैं न्यूज़पेपर डिलीवरी, और वो 4:30-5 बजे तक, फजर के टाइम तक वो डिलीवरी ख़त्म कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर सिटीज़ में आइडियल जॉब इसलिए हैं कि वो 3-4 घंटे काम करते हैं, 550 यूरो 600 यूरो तक ले लेते हैं, अपनी गाड़ी भी ले लेते हैं और सारा कुछ एक्सपेंसेस भी कवर कर लेते हैं, और दिन में वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। एक तो ये जॉब हो गई। दूसरी जॉब्स है वहाँ पे रेस्टोरेंट की, वहाँ पे है पिज़्ज़ेरिया, तो पिज्ज़ा शॉप जितनी भी है वहाँ पे उसको पिज़्ज़ेरिया ज़्यादा कहा जाता है, वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स लगे हैं। अगर आप मुझसे जॉब्स पूछें तो ये रेस्टोरेंट्स की हैं और न्यूज़पेपर डिलीवरी की। थर्ड, आजकल तो उबर का बहुत ऑप्शन है, उबर ईट्स का ऑप्शन है। अच्छा, एक जो स्पेसिफिकली हमारे जो स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है टू गेट सेटल इन दोज कंट्रीज, अगर मैं आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स, मास्टर्स करने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद, परमानेंट रेजिडेंसी का कोई ऑप्शन है एक्सेप्ट गोरी से शादी करना? नहीं, वहाँ पे ऐसा आपको कोई ज़रूरत नहीं शादी करने की, तो आपको उसके बगैर भी बहुत आसानी से हो जाता है। क्योंकि फिनलैंड में ये है कि अगर आप की डिग्री जब कर लेते हैं तो आपको वो 1 साल का वीज़ा देते हैं। सबसे पहले आपको टेम्परेरी मिलता है, उसके बाद आपको कंटिन्यूस मिलता है, तो वो आपका वर्किंग, उसमें आप जॉब्स अप्लाई करें। लेकिन टफ है, क्योंकि अगर आप हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड है ना, मेडिकल से रिलेटेड आपकी कोई है, उसमें आपको लैंग्वेज बैरियर आएगा, क्योंकि जितनी भी है वहाँ पे आप किसी भी जगह जाएंगे आपको लैंग्वेज मांगेंगे। लेकिन
अगर आप आईटी से रिलेटेड है, सारी जॉब्स इंग्लिश में है। 90 आईटी की जॉब्स इंग्लिश में। आपको अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है, मास्टर्स आईटी में किया है, किसी भी आईटी से रिलेटेड, आपकी डायरेक्ट वहाँ पे जॉब हो सकती है। और फिर वो आपको कंटिन्यूस परमिट देते हैं, उस पर आपको 4 साल रहना होता है, लेकिन इतना आसान फिर भी नहीं है। 3-4 साल गुजारने के बाद भी आपको वहाँ का फिनिश लैंग्वेज टेस्ट देना है। वो थोड़ा टफ है, लेकिन कर लिया पाकिस्तानी ने। वो कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप जब वहां पे होते हो, लोगों से इंटरेक्शन करते हो, तो सीख लेते हो जाता है। लेकिन ये भी मैं बहुत से पाकिस्तानी इसको जानता हूँ कि उनको नहीं आई। ये अब इंडिविजुअल एफर्ट है कि आपका फ्यूचर में आपका गोल क्या है। आपने यहीं पे लॉन्ग टर्म रहना है या लॉन्ग टर्म नहीं रहना। अगर आपने लॉन्ग टर्म फिनलैंड को ही रहना है, अगर आपको पसंद आ गया यूरोप में, क्योंकि आपको वो एक शेंजन एंट्री मिलती है। आप जैसे मैं फिनलैंड में था, तो हमें जो टेम्पररी कार्ड मिलता है, क्योंकि वहाँ पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं होता है, कार्ड आपको इश्यू होता है, उस पर आप फ्रांस जा सकते हैं, स्वीडन जा सकते हैं, जर्मनी, कोई वीज़ा नहीं है, आपको डोमेस्टिक वहाँ की ट्रैवलिंग भी सस्ती है। वो एक एसएमए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अट्रैक्शन है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, वो आप एक कंट्री तक कॉन्फाइन हो जाएंगे, उससे आप बाहर नहीं जा सकेंगे। आपको हर कंट्री के लिए वीज़ा चाहिए। लेकिन फिनलैंड में और यूरोपियन कंट्रीज में ये है कि आप मोर देन 25 कंट्रीज में डिफरेंट ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, तो ये है। तो शराज भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डिग्री खत्म करने के बाद और आपका करियर भी थोड़ा सा कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स थोड़ा बेहतर था, कि आप रिसर्च असिस्टेंट की जॉब कर रहे थे, आपको वहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ में एज अ लेक्चर जॉब मिल सकती थी किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप गल्फ क्यों चले गए? एक्चुअली मैं वहाँ पे फार्मास्यूटिकल में जाना चाह रहा था, और मैं वहाँ जो पीएचडी, मेरा वहाँ पीएचडी में एडमिशन हुआ, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी ना कि मैं वहाँ गया नहीं पीएचडी के लिए। मैं जब फिनलैंड मैंने छोड़ा था, तो मैंने ये सोचा था कि मेरे को बैकअप होना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि एक स्टूडेंट का जो पाकिस्तान से जा रहा है, और मैं वहाँ पे डिग्री भी कर चुका था, और फिर एक जब आपका लाइफ स्टाइल, आप जब एक लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर लेते हैं ना, फिर बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान आना तो इम्पॉसिबल वाली बात होती है। तो मैंने अपना बैकअप रखा। मैंने डिग्री के बाद वर्क परमिट नहीं लिया, जो 1 साल का मिलता है, वो अभी तक मैं एलिजिबल हूँ। जब भी अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। तो मैंने जाने से पहले, अब जो मैं जहाँ से मास्टर्स किया था, मेरा मास्टर्स था थीसिस बेस्ड था, रिसर्च बेस्ड मास्टर्स था। तो उसमें जब मेरे जो सुपरवाइजर्स के साथ मेरे अच्छा इंटरेक्शन था, और वो उनको मेरा काम भी पसंद था, उन्होंने मुझे पीएचडी की स्कॉलरशिप दी। लेकिन वो स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन फी के लिए थी, लिविंग की नहीं थी। और लास्ट में जाके, क्योंकि मेरे पास फुल टाइम उस वक्त जॉब नहीं थी, मेरे लिए ये था कि मुझे सिर्फ पीएचडी नहीं, साथ में ज़ाहिर है कि मुझे सपोर्ट भी करना है, फैमिली को भी सपोर्ट करना था, खुद अपने एक्सपेंसेस भी कवर करने थे। तो मैंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उसमें मेरी लक ये हुई कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया से मेरी डिग्री, मुझे याद है कि 15 दिसंबर 2014 मेरी मास्टर्स की डिग्री मुझे मिली थी। उससे 3 दिन पहले मेरी इंटरव्यू कॉल मुझे आ चुकी थी सऊदी अरेबिया से, मिनिस्ट्री से, क्योंकि मैं जब अपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए थे, मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दी थी। मैंने फिनलैंड में सबसे ज़्यादा अप्लाई की, जीएसके है, बड़ी टॉप कंपनीज में मेरे इंटरव्यूज भी हुए। हेलसिंकी मूव कर गया था मैं कुपियो सिटी में था, जो हेलसिंकी का कैपिटल, मैं वहाँ मूव कर गया। मैं चाह रहा था कि मैं कोई रिग्रेट ना करूँ लाइफ में कि मैंने जॉब सर्च नहीं की और मुझे जॉब नहीं मिली। तो मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है जॉब सर्चिंग का, वो भी फिनलैंड के सबसे बड़े शहर हेलसिंकी में, जो कि पूरी उनकी एक हब है, जॉब मार्केट है। वहाँ मैंने कुछ, मेरे इंटरव्यूज भी है, वहाँ कुछ लोगों से मिला। एक मुझे याद है कि कंपनी जीएसके के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया, मेरा इंटरव्यू किया। उनको सब चीज़ें क्लियर था, कोई ऐसा इशू नहीं था। बस वो ये था, वो कह रहे थे कि अगर तुम्हें लैंग्वेज अगर आ जाए ना फिनिश, तो हम तुम्हें कंसिडर कर सकते हैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन फिनिश लैंग्वेज का लोगों को आइडिया शायद नहीं है, दुनिया की टॉप डिफिकल्ट लैंग्वेजेस में, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें एज कोई ग्रामर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि, क्योंकि फिनिश लोग भी वहाँ के कहते हैं इतनी आसान नहीं है लैंग्वेज सीखनी। तो लैंग्वेज बैरियर मेन था। एज सच मुझे वहाँ पे फुल टाइम प्रोफेशनल के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, और मैं ज़्यादा वेट नहीं करना, मैं नहीं चाह रहा था कि 3-4 साल पार्ट टाइम जॉब्स करूँ, वो मेरा ऐसा माइंड नहीं था। एक ऑप्शन था मेरे पास, मैं वहीं डिग्री के बाद पार्ट टाइम जॉब्स करता और टाइम लगा लेता, मिल भी सकती थी, लेकिन मेरे पास उससे बेहतर ऑप्शन था सऊदी अरेबिया का, क्योंकि मेरी वहाँ जॉब हो गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, तो फिर मैं वहाँ। तो अगर हम लुब्बे लुबाब निकालें, तो अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं तो फिर लैंग्वेज आपके लिए बैरियर नहीं है, लेकिन अगर आप सोशल साइंसेज से हैं, फार्मास्यूटिकल वाली साइड से हैं, तो मार्केटिंग में है, अगर हेल्थ रिलेटेड आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ है, आईटी में आपका इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर के साथ है। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पीएचडी के हवाले से कि पीएचडी की स्कॉलरशिप लेने का प्रोसेस क्या है। और सबसे पहले शिराज भाई, जैसे आपने बताया कि आप मास्टर्स के बाद गल्फ चले गए, 5-6 साल आपने वहाँ जॉब की और फिर आप पीएचडी के लिए यहाँ पे आ गए। तो गल्फ के अंदर तो एक बड़ी एक कैरियर ग्रोथ है आजकल, खासतौर पे जो VN 2030 है एमबीएस का, पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करेगा वो, उसके मुताबिक तो पूरी दुनिया की जो एक अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्टिव स्पॉट बना हुआ है गल्फ जो है। आपने वो छोड़ के इस गार में क्यों आ गया? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। असल में रिस्की था, इतना आसान डिसीजन नहीं था।
और इस डिसीजन को लेने से पहले इस्तिखारा ज़ाहिर है मैंने किया, तो लेकिन उसके बाद भी ज़ाहिर है कि मेरी जॉब अच्छी थी क्योंकि वो मिनिस्ट्री की जॉब थी गवर्नमेंट की, और मैंने ज्वाइन किया था दिसंबर 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर डिफरेंट सिटीज़ हैं, मैं था किंग साउथ मेडिकल सिटी में। तो जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया ना, मैं तकरीबन 4.25 साल तक मैंने वहाँ जॉब की। एज अ पहले रिसर्चर था मैं वहाँ पे, फिर मेरी चौथे साल में मेरी हेड ऑफ साइंटिफिक यूनिट स्टाफ डेवलपमेंट प्रमोशन हो गई। बहुत कम होता है कि आपकी हेड ऑफ साइंटिफिक यूनिट प्रमोशन हो जाए, खास तौर पे जो ओवरसीज से एक्सपेट्रिएट्स होते हैं। सऊदी उनको खारजी भी कहते हैं तो लेकिन वैसे उसको अगर मैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कर दूं तो एक्सपेट्रिएट्स आप उनको कह लें कि जो ओवरसीज वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो जाहिर है जब मैं वहाँ पे था मैंने एक चीज़ देखी कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडियन या बांग्लादेशी पासपोर्ट है, या अगर मैं इसको बताऊं कि एशियन कंट्री से कोई पासपोर्ट है, उसका सैलरी स्केल बहुत कम होता है। वहाँ का टॉप सैलरी स्केल आपको देते हैं। ये मैं आपको मिनिस्ट्रीज की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ गवर्नमेंट में जॉब की है, तो मुझे प्राइवेट का मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो गवर्नमेंट में ये होता है कि अगर आपने अमेरिका का आपका पासपोर्ट है, क्योंकि उनके मिनिस्ट्री में रैंक्स थे, सैलरी स्केल का एक पूरा एक स्ट्रक्चर था। अब मेरे पास वो उसकी कॉपी थी। उस स्ट्रक्चर में क्या था कि अगर आपके पास पासपोर्ट कनाडा का है और अमेरिका का है या ऑस्ट्रेलिया का, ये टॉप उसमें आते हैं स्केल में, तो आपकी सैलरी 6 to 7 टाइम्स मोर होगी। फर्स्ट करें, एक पाकिस्तानी अगर 15-20 हजार रियाल ले रहा है, तो अगर आपके अमेरिकन है तो अब 80 to 90,000 रियाल पर मंथ भी आप वहाँ पे लेते। और ये मेरे कुछ कोलीग्स थे जो अमेरिकन थे, कुछ स्पेनिश थे, उनकी इसी तरह 5 to 6 टाइम्स काम। तो हमें तो मैसेज दिया जाता है कि वो ब्रदर इस्लामी मुल्क है हमारा और इस तरह की चीजें हैं। वहां पे इतना रेसिज्म है काइंड ऑफ, अगर आप 5 टाइम्स ज्यादा सैलरीज दे रहे हो बाकी लोगों को ऑन द सेम जॉब स्केल, तो ये तो फिर एक ज्यादती है। वैसे वहां पे क्योंकि हमारे जो मुल्क के ज्यादातर लोग हैं वो एज अ लेबर जाते हैं, और वहां पे जो कफील वाला सिस्टम है वो नहीं चाहते कि ये वाले लोग आके हमें डोमिनेट करें। मुझे जो माइंडसेट उनका समझ में आता है, रेसिज्म असल में कुछ लोग समझते हैं कि शायद रेसिज्म मतलब कि सऊदी अरेबिया में या वेस्टर्न कंट्रीज में। रेसिज्म हर कंट्री में, रेसिज्म पाकिस्तान में भी है। एशियन कंट्री, इंडिया में कम रेसिज्म है, पाकिस्तान में कम रेसिज्म है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का रेसिज्म है। सऊदी अरेबिया में अगर आप कहते हैं तो मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करूं क्योंकि उनकी कंट्री है ना, वो किंगडम है। हमें ये याद रखना चाहिए कि वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। हमारे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, सऊदिया का किंगडम रूल है। वहां पे जो भी वहाँ के जो किंग्स हैं उन्होंने जो डिसीजन लिया है हमें उसको रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो, और ये हमारे रिलीजन में भी है, बीइंग अ मुस्लिम हमें ये है कि आपका अगर मुल्क का सरबराह अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो सारी अवाम को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और सऊदी लोगों की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब उनकी कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो पाकिस्तान की तरह क्रिटिसाइज नहीं करती है। पाकिस्तान की अवाम किसी भी लीडर से खुश नहीं रहती, चाहे वो कोई भी लीडर, आप वो भुट्टो से लेकर अभी इमरान खान तक आ जाए, आप चाहे नवाज शरीफ की बात कर लें या जरदारी की कर लें, पाकिस्तानी अवाम किसी से भी खुश नहीं है। कुछ लोग इमरान खान के हक में, कुछ लोग नवाज शरीफ के हक में, कुछ जरदारी के हक में भी, कुछ को भुट्टो की आइडियोलॉजी पसंद है। लेकिन सऊदी अरबिया की जो सबसे अच्छी मुझे चीज वहां पे लगी ना, वो गवर्नमेंट को बैक करते हैं। जैसे आपने एमबीएस की बात की है, हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सलमान जो है, वो मेरे तो वो आइडियल है। अगर आप मेरे से उस पर बात करें, उसकी वजह ये है कि वो एक तो बहुत कम एज के 31-32 के जब मैं था उस वक्त, अब तो उनकी एज में 36 प्लस है। उन्होंने जिस तरह के 2030 विजन दिया है ना सऊदिया को, वो काफी आगे ले गए उन्होंने। हाँ, उस पे आप डिफरेंट, उसको मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा उनका डिसीजन क्या था, लेकिन क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कि वो अपनी डिपेंडेंसी तेल से हटा के बाकी चीजों पे एग्जैक्टली, अगर आप ओवरऑल आप देखें ना तो एमबीएस का डिसीजन अच्छा था, क्योंकि वहां ऑयल, उनको कब तक आप ऑयल पे डिपेंड करेंगे? एक वक्त आएगा ऑयल खत्म हो जाएगा। अगर आप वो अभी भी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो मैं तो सपोर्ट करता हूं, अगर किसी को डिसएग्री करना है कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने वहां मिनिस्ट्री में जॉब किया, मैंने एक उनका ग्रास रूट सिस्टम देखा है। तो फिर आप वहां से छोड़ के पीएचडी के लिए यहाँ क्यों आए? हाँ, उसमें ये था कि मैंने मास्टर्स किया था फिनलैंड से और मैं रिसर्च में था। जब मैं सऊदी अरबिया गया ना, मैंने एज अ रिसर्चर ज्वाइन किया, तो मेरी उससे कोई पब्लिकेशन नहीं थी। सऊदी अरबिया जब मैं गया, मेरे पास सिर्फ डिग्री थी फिनलैंड से और मैं सऊदी अरबिया चला गया। तो मैंने वहां जाके, मुझे एक टारगेट मिला कि मैंने वहां पे डॉक्टर्स के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ, फार्मासिस्ट के साथ, वहां के जो टॉप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे किंग साउथ मेडिकल सिटी, उनके साथ मुझे रिसर्च, मैंने पब्लिकेशंस की। तो मेरी हर साल एवरेज 6 to 7 पब्लिकेशंस हो रही थी। मैंने ये चीज देखी कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर लेवल पे जाना चाहूँ फ्यूचर में, सऊदिया में या किसी भी कंट्रीज में, अगर आप वेस्टर्न ले लें, तो वहां पे आपको पीएचडी की रिक्वायरमेंट है अगर आपने टॉप पोजीशंस पे जाना है। सिर्फ मास्टर्स, क्योंकि काफी लोगों के पास मास्टर्स है, तो पीएचडी मस्ट। और मैं रिसर्च फील्ड में था। अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं तो फिर पीएचडी, जो मैं कहता हूँ मैंडेटरी, आपको करनी चाहिए। मेरी वहाँ कुछ पब्लिकेशंस हो गई, और फिर मैंने एक और चीज भी देखी कि आपके पास अगर वहाँ का पासपोर्ट नहीं है तो आप वो स्ट्रगल करेंगे। आप एक समझ लें कि आप
ऐसा खुश नहीं रहेंगे। ठीक है। सैलरी ठीक है, वहां पे चीजों में बरकत भी है, आप अपना अच्छा गुजारा कर लेते हैं, लेकिन फिर वो ये ना होता है कि आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाएं। ठीक है। अगर आप प्रमोशंस चाहेंगे तो उसके लिए फिर बेहतर ये कि आप पीएचडी लें किसी वेस्टर्न कंट्री से, अगर पासपोर्ट मिल जाता है पासपोर्ट भी लें और फिर आप दोबारा मिडिल मूव करें। जैसे आपने स्टार्ट में जब ये क्वेश्चन मुझसे किया तो ये बिल्कुल सही बोला कि वो हब है और फ्यूचर के लिए काफी लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव वही करें वेस्टर्न कंट्रीज से जिनके पास पासपोर्ट हो और डिग्रीज अच्छी हो, हाईली क्वालिफाइड हो। तो फिर आप दुबई भी जा सकते हैं, दुबई भी आइडियल प्लेस है क्योंकि दुबई तो गोल्डन वीजा भी दे रहा है, पीएचडी वालों को स्पेशल 10 साल का वीजा भी दे रहा है अगर आपने किए इन कंट्रीज से। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे पीएचडी का स्कॉलरशिप लेना कितना आसान है, क्या उसके लिए सिर्फ इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस इनफ है या रिसर्च पेपर्स का बहुत ज्यादा रोल है? हाँ नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा आसान है और ये भी नहीं कहूँगा बहुत मुश्किल है। ये डिपेंड करता है कि असल में आप पैशनेट हैं कि नहीं, आप कितने कमिटेड हैं अपने। अगर फर्स्ट करें आप अपनी फील्ड में अगर आप पीएचडी की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर पब्लिकेशंस नहीं है थोड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट ये कह लें इम्पॉसिबल वाली बात है कि वहां पे आपको, क्योंकि आप अकेले तो अप्लाई करेंगे नहीं। ऑस्ट्रेलिया का जो मैंने स्कॉलरशिप सिस्टम देखा है फिनलैंड से ज्यादा टफ है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ है। फिनलैंड में इतना टफ नहीं है लेकिन यूरोपियन कंट्रीज का जितना ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि फर्स्ट तो ये है कि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और यूरोप में जो आप हर कंट्री में चले जाओ उनकी अपनी एक लैंग्वेज है। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश स्पीकिंग है और आपको पता है कि काफी इंडियंस अप्लाई करते हैं, कुछ बहुत से यूरोपियंस भी काफी सारे आते हैं। कंपटीशन टफ है और जब कंपटीशन टफ होता है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके लिए प्रोसेस आसान होगा? प्रोसेस ऑब्वियसली बहुत टफ होगा, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि इतना इम्पॉसिबल हो नहीं सकता। लेकिन उसके लिए अगर आपने किसी ने पीएचडी के लिए जाना है ना स्कॉलरशिप, तो मेरी फिर उनको एडवाइस है कि आपकी एटलीस्ट 3 to 4 पब्लिकेशंस हो। ठीक है। अब ये पब्लिकेशंस भी डिपेंड करता है ना कि किस लेवल की है, क्योंकि इसमें हम कहते हैं क्वार्टाइल, जनरल क्वार्टाइल होता है जिसमें Q1 रैंकिंग जनरल होते हैं, Q2 रैंकिंग, Q3, Q4 जिसको शॉर्ट में हम क्वार्टाइल कहते हैं। तो वो कोशिश करेंगे आपकी पब्लिकेशंस Q1 या Q2 में हो। Q1 में ये होता है कि दुनिया के टॉप 25% जर्नल्स में उनके कैटेगरी होती है। जो Q2 होता है वो 25 to 50% टॉप वर्ल्ड के जर्नल्स होते हैं। अगर आपकी स्टडीज ज्यादातर Q1 Q2 में है, अगर आपके 4 पब्लिकेशंस हैं तो थोड़ा प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाएगा इसका, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना ज्यादातर डिफरेंट कंट्री वो Q3 और Q4 रैंकिंग में उन्होंने पब्लिश की होती है स्टडीज। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मेरा एडवाइस ये होगा कि पब्लिकेशन ज्यादा करें। अच्छा, लेट्स सपोज अगर एक स्टूडेंट के पास Q1 या Q2 के अंदर 3 से 4 पब्लिकेशंस हैं, अगला स्टेप क्या है? क्या प्रोफेसर को एक्सेस करना है डायरेक्टली या क्या यूनिवर्सिटी के पोर्टल से जाके स्कॉलरशिप अप्लाई करना है? अच्छा, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाएं। अब जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में जब मैंने स्टार्ट किया था ये प्रोसेस, तो मैं उनके वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे एक सेक्शन था अवेलेबल प्रोजेक्ट्स का। ज्यादातर यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटीज में है, आपको मिल जाएगा पीएचडी की स्कॉलरशिप के, वो इनके अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें ये होता है कि वैकेंसी खाली होती है वहाँ पे, उस पर ये होता है प्रोजेक्ट की डिटेल दी होती है, सुपरवाइजर या प्रोफेसर के उसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स होते हैं, वो बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, हम स्टूडेंट लेना चाह रहे हैं। मैं जब अप्लाई कर रहा था यूनिवर्सिटी के लिए तो अवेलेबल प्रोजेक्ट्स पे गया, वो लकीली मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया जो मेरी फील्ड से रिलेटेड था। मैंने डायरेक्टली प्रोफेसर को ईमेल किया। अच्छा, बहुत से लोगों को पता नहीं होता ईमेल के एक नॉर्म होते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंड से कोई बात कर रहे हैं और हेलो हाय। बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं अपने ईमेल का हेलो हाय, ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। आप एक डिस्टिंग्विश प्रोफेसर या सीनियर प्रोफेसर से कांटेक्ट कर रहे हैं और स्टार्ट ही आपके हेलो और हाय से हो रही है, तो बेहतर ये कि, और कुछ लोग डियर लिखते हैं और आगे सिर्फ नाम भी लिख देते हैं। अच्छा, हम तो वैसे यहाँ पे डॉक्टर्स प्रोफेसर नहीं कहते, ये कल्चर नहीं है। ये पाकिस्तान में कल्चर है कि डॉक्टर और प्रोफेसर का वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट नाम लेते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कांटेक्ट कर रहे हैं ना किसी को, तो थोड़ा सा आप उसको एक रिस्पेक्ट दें। अगर कोई प्रोफेसर है तो उसको डेयर प्रोफेसर, जो भी उसका नाम है, डेयर प्रोफेसर माइकल, तो यूं हाय और हेलो से स्टार्ट ना करें। ये बहुत मैंने इस पे एम्फेसाइज इसलिए किया है कि अगर आपने यहीं अगर ब्लंडर कर दिया, ईमेल जितनी भी अच्छी हुई, पब्लिकेशन जितनी भी अच्छी हुई, हो सकता है उसको पसंद ही ना आया। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट आपका इंप्रेशन। एड्रेस करने का आपका स्टाइल उसको पसंद ना आया, तो जैसे आपने कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो हर चीज वही है। तो ईमेल आप उसको एक पूरा ड्राफ्ट करें, स्टार्ट में आप उसको एड्रेस करें जो उसका नाम है, फिर बताएं कि आपने कहाँ से एजुकेशन की है, आप किस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। और सबसे बेस्ट आइडिया होता है किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट कर रहे हैं ना,
ऐसा ना हो को पता ही ना हो कि आप किससे कांटेक्ट कर रहे हैं, उसकी पब्लिकेशंस पढ़ें, उसकी उसका डिटेल ग्रुप आपको पता होनी चाहिए सो दैट कि आपकी कम्युनिकेशन इजी हो जाए। एग्जैक्टली आपके लिए चीज आसान हो जाएंगी ना। अगर आपका उसको कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, आपका उसमें एक्सपीरियंस है, आप उससे रिलेटेड बात करें, मैंने आपके ये पेपर पब्लिश हुए हैं, मैंने रीड किया, मुझे मेरा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। ये जब आप पूरी ईमेल को ड्राफ्ट कर दें, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसके बाद आप कुछ अटैचमेंट करें जिसमें आप अपना सीवी अटैच कर सकते हैं, उसमें आपकी कोई पब्लिकेशन सैंपल है वो अटैच कर सकते हैं, और भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कोई पब्लिकेशंस है वो, तो वो एक शॉर्ट ईमेल लिखें, उसमें सीवी को जरूर अटैच करें और अपनी कुछ पब्लिकेशंस को बस सेंड कर दें। लेकिन मुझे याद है कोई 150-200 यूनिवर्सिटीज को तो मैंने कोई वर्ल्ड में कांटेक्ट किया होगा, कहीं जाके फिर मुझे एक में हुआ। तो ये कुछ लोग क्या करते हैं, 2-4 में अप्लाई करते हैं और वो थक हार के बैठ जाते हैं। तो इसमें आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको कंटिन्यूअस डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई करते रहना है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेट्स सपोज कि आपको स्कॉलरशिप मिल गया, तो क्या पर्क्स आप एंजॉय करते हैं ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी की स्कॉलरशिप के? हाँ, एज कम्पेयर टू फिनलैंड, क्योंकि जैसे हमने फिनलैंड से स्टार्ट किया, तो फिनलैंड में जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी वहां भी स्कॉलरशिप हुई, लेकिन वो हाफ स्कॉलरशिप थी। आपको रहने के लिए अकोमोडेशन, फूड, ट्रैवलिंग का कोई कवर नहीं होता एक्सपेंसिव। जो मेरा डिसीजन था वहां से फर्स्ट मूव करने का। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पर्क जो इनके बेनिफिट हैं कि आपको फुल स्कॉलरशिप मिलती है। फुल स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फीस भी होती है और लिविंग स्टाइपेंड मिलता है। तो लिविंग स्टाइपेंड में आपका ये इतना इनफ होता है कि आप अपनी अकोमोडेशन, अच्छी अकोमोडेशन में रह सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अपनी फैमिली है उसको आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद भी आप सेविंग कर सकते हैं। मतलब इतनी होती है। तो लेकिन तो अच्छे खासे पैसे आप बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कहूंगा कि काफी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर एज ए स्टूडेंट को पीएचडी में जा रहा है तो वो उसको कोई ऐसा टेंशन नहीं होगी किसी चीज की, सारी चीजें कर सकता है वो, कुछ भी मतलब किसी को सपोर्ट करना है सपोर्ट भी कर देगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैंने ऑस्ट्रेलिया का देखा है, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं चीजों से। पीएचडी का स्ट्रेस एक अलग होता है, क्योंकि वो एक आपका वर्कलोड होता है डिफरेंट उसमें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये होता है। अच्छा, फिनलैंड का डिफरेंट था, वहां पे लोग 6 साल में पीएचडी कर रहे हैं, 7 साल। मुझे याद है मेरे एक सुपरवाइजर था, उसने 8 साल में पीएचडी की थी, क्योंकि वो वहीं का फिनिश सिटीजन था और वो जॉब भी कर रहा था और वो साथ में सुपरवाइजर भी बना हुआ था और पीएचडी भी कर रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये कोविड से पहले 3 साल की स्कॉलरशिप देते थे, फुली फंडेड। कोविड जब आया, कोविड के बाद इन्होंने, क्योंकि काफी डिले आया चीजों में, इन्होंने 3.5 साल कर दिया। तो अब स्टूडेंट को 3.5 साल तक सैलरी मिलती है पीएचडी के लिए। 3.5 साल में हर हाल में स्टूडेंट को पीएचडी करनी है। अगर पीएचडी नहीं होती, उसकी एनरोलमेंट 4 साल की होती है और स्कॉलरशिप 3.5 साल की। फिर उसको रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स वो हाँ, तो ज्यादातर जो 99% स्टूडेंट्स की 3.5 साल में पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की किसी भी स्टेट के अंदर अगर आपको स्कॉलरशिप लेना हो तो क्या सेम प्रोसेस है वही की अवेलेबल प्रोजेक्ट्स को जाके चेक करना है? सेम प्रोसेस है, क्योंकि वो कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन आपके मैंने जैसे आपको अगर सिंपल प्रोसेस माइंड में रखना है वो ये है कि आप पहले पब्लिकेशंस अपनी अच्छी रखें, उसके बाद अपने सुपरवाइजर से, प्रोफेसर से कांटेक्ट करें, पोर्टल पे जाएं, उनके प्रोजेक्ट्स देखें। आप चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में अप्लाई कर रहे हैं, तस्मानिया में अप्लाई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है कि आपको सबसे पहला आपको डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना पड़ता है। मास्टर्स में क्या होता है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं करते प्रोफेसर से, उसका एक प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, उसमें आपको डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए। पीएचडी में क्या होता है, इसमें ऐसे क्लासेस नहीं हो रही होती, कुछ कोर्सेज होते हैं, लेकिन ज्यादातर आपका ऑफिस वर्क होता है, रिसर्च वर्क हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है। इसमें यह है कि आपको सुपरवाइजर से अपना कांटेक्ट एस्टेब्लिश करें, जो प्रोफेसर हैं उनसे आप बताएं। बहुत दफा आपको रिग्रेट होगा, आपको समझने के आपको ऐसे रिप्लाई रिस्पॉन्स आएगा, कुछ तो रिस्पॉन्स देते ही नहीं है क्योंकि वो बिजी हैं, आप अकेले तो उनके ईमेल कर रहे हैं, काफी लोग दुनिया से उनके ईमेल कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में इसको हम कह सकते हैं कि इट मेक सेंस कि अगर वो आप रिप्लाई नहीं कर रहे, अगर मैं भी अगर प्रोफेसर हूँ और मुझे दुनिया से कोई 400-500 ईमेल्स आ गए, अगर मैं वो रीड करने लग गया तो मैं अपना काम तो कर नहीं सकूंगा। ठीक है, लेकिन ये है कि एट द एंड अगर मैं आपको बताऊं, ये तो प्रोसेस हो गया सारा। ठीक है, कि प्रोसेस आपने स्कॉलरशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाएं, अवेलेबल प्रोजेक्ट्स देखें, प्रोफेसर से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करें, अगर रिस्पांस नहीं आ रहा दूसरी यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट कर दें। एक कंट्री मिस्टेक नहीं करें। क्या ऑस्ट्रेलिया, कुछ लोग मैं देखता हूँ बस वो जुनून इतना होता है कि बस वो ऑस्ट्रेलिया में ही करना है। नहीं, मैंने वो क्या बताया, अगर मैं अपनी ईमेल्स दिखाऊं ना आपको, मैंने कोई 200-250 ईमेल्स की होंगी। आप थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, कोरिया, मलेशिया, यूएस, मैंने कोई कंट्री मुझे नहीं याद कि मैंने कोई छोड़ा, चाहे वो मिडिल ईस्ट की हो, मैंने यहाँ तक कि कतर तक की जो है वो अप्लाई की स्कॉलरशिप। क्योंकि अच्छा, हौसलों को नहीं पता, अगर आपकी वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं हो रही तो कतर भी एक ऑप्शन। ज़ाहिर वो हमारा टॉपिक नहीं, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन कतर भी स्कॉलरशिप, कुछ सऊदी अरबिया की यूनिवर्सिटीज है, किंग साउद यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप दे रहा है। तो लेकिन आखिर में बस मैं यही कहूंगा कि
प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल है पीएचडी का, आपको सारे कॉन्टेक्ट से कांटेक्ट करना है सुपरवाइजर से, लेकिन पब्लिकेशंस हो, साइंटिफिक राइटिंग अच्छी हो, रिसर्च में एक्सपीरियंस अच्छा हो, लेकिन ये कि मल्टीपल जगहों पे अप्लाई करें। ओके, एंड देन रिमोट एरिया की अगर हम बात करें, जैसे आप होबार्ट के अंदर आए हैं, तो कंपेयर टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मेलबर्न एंड सिडनी और पर्थ वगैरह, एक तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी का भी एक अच्छा गेटवे है, स्पेशली आप जब पीएचडी में आते हो, और मेरे ख्याल से कंपटीशन रेशो भी शायद कम हो रिमोट एरियाज में, तो मेरे ख्याल से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है होबार्ट और कैनबरा या कोई और ऐसा रीजनल एरिया एनएसडब्ल्यू का या विक्टोरिया का। हाँ, ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में अप्लाई करता है या यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में, ज्यादातर एप्लीकेशंस वहाँ जा रही होती हैं। अगर आपका वहाँ नहीं हो रहा तो इसमें डिसाइड होने की जरूरत नहीं है। आप और भी ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरियाज हैं, आप तस्मेनिया, जैसे मैंने आपको तस्मेनिया का एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये रीजनल में आता है। तस्मेनिया का अपना माइग्रेशन प्रोग्राम है कि जो यहाँ से अगर आप मास्टर्स भी करते हैं यहाँ से तस्मेनिया की, क्योंकि तस्मेनिया में एक टॉप मेन यूनिवर्सिटी है, वहां से अगर आप करते हैं तो आपको डायरेक्ट 190 के लिए आपके पीआर का प्रोसेस बहुत आसान हो सकता है। और अभी जैसे हमारा टॉपिक पीएचडी पे है, तो पीएचडी के लिए मैं आपको भी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं। अभी तस्मेनिया माइग्रेशन प्रोग्राम ने 3 कैटेगरीज निकाली हैं, जिसमें गोल्ड है, एक ग्रीन है, एक ऑरेंज है। ऑरेंज में वो पीएचडी कैंडिडेट्स आते हैं जिन जो फर्स्ट ईयर में है, अभी पीएचडी स्टार्ट किया, तो वो ऑरेंज में आते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये था कि डिग्री कंप्लीट किया आपने तस्मेनिया में और फिर आपने पीआर डाली, अब ऐसा नहीं है। अब मैं जो हूँ अभी ग्रीन कैटेगरी में हूँ तस्मेनिया के पीआर प्रोसेस में। इसमें ये होता है कि जो फाइनल ईयर पीएचडी चल रहे होते हैं कि वो अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं। अपना स्किल असेसमेंट बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं है, उनकी जो भी बैचलर्स मास्टर्स की डिग्री है उसकी बेस पे यहाँ पे विटासिस है और डिफरेंट बॉडीज है। आईटी की बॉडी डिफरेंट है और ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो बॉडी है विटासिस है, उसमें आपके ज्यादातर डिग्रीज कवर कर रहे हैं। वो स्किल असेसमेंट लेटर आपने लिया अपने यहाँ से, आपने उनको बताया कि पीएचडी की फाइनल ईयर में और अब अप्लाई कर सकते हैं। पहले प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट था, आपको डिग्री करनी है और फिर अप्लाई कर, अब ऐसा नहीं है पीएचडी वालों के लिए। तो ये रीजन में एज कम्पेयर टू मेनलैंड, अगर आप मेनलैंड में ख्याल में बहुत सी कंट्रीज में लोगों को पता नहीं होगा यहाँ मेनलैंड कहा जा रहा है, सिडनी और मेलबर्न की बात हो रही है। शराज भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे हिसाब से हमने काफी सारी चीजें कवर की हैं जो मेरे जहन के अंदर थी। अगर ऑडियंस में से किसी का कोई सवाल हुआ तो आपको दोबारा जहमत देंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहें लोगों को तो जरूर। लास्ट में बस मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि अपनी जो मैंने जब स्टार्ट किया अपनी आज के इंटरव्यू का, कि सीजीपीए पे फोकस करें, क्योंकि आपकी जर्नी के जो स्टार्ट होगा ना वो सीजीपीए से होगा। आप कोई एक्सपेक्ट ना करें कि 2.5 सीजीपीए है और आपको दुनिया की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए ले लेंगी। ये बात की बात है कि स्कॉलरशिप अप्लाई किस यूनिवर्सिटी में करनी है और होनी कैसी है और किस तरह कांटेक्ट करना है, ये बहुत लास्ट में आता है। ग्रेड्स पे अपना फोकस करें। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, ग्रेड्स अच्छे रखें, सीजीपीए को बहुत स्ट्रांग रखें। और उसके बाद अगर स्कोप आप फ्यूचर में अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कोई मेंटोर्स आप देख रहे हैं, रिसर्च मेंटोर्स आपको मिल जाएंगे। अपनी अगर आप पाकिस्तान में कॉमसेट में है, फर्स्ट करें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में है, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में है, तो वहाँ पे आप क्या करें, अपने प्रोफेसर्स के पास जाएं, आप उनको बताएं मेरा ये इंटरेस्ट है, वो आपको किसी प्रोजेक्ट में ले लेंगे। आप हो सकता है बैचलर्स प्रोग्राम में या आपकी पब्लिकेशन हो जाए, आपकी सीजीपीए भी स्ट्रांग होगी और आपकी अगर 1-2 पब्लिकेशंस बैचलर्स में अगर हो जाती हैं तो जब आप मास्टर्स में जाएंगे तो और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो पब्लिकेशन प्लस सीजीपीए पे अप्लाई कर रहे होते हैं मास्टर्स, कुछ सिर्फ अपनी डिग्री पे। अब आप खुद सोच लें कि जिसके पास पब्लिकेशन होगी और सीजीपीए भी स्ट्रांग होगी तो अगर यूरोप जा रहा है ऑस्ट्रेलिया तो उसके एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो बहुत शुक्रिया शराज भाई। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि 2023 के बारे में जो मीम्स थी मैंने सोशल मीडिया पे देखी कि अल्लाह हमें ओवरसीज पाकिस्तानी बनाए इस साल में, तो दुआ के साथ साथ दवा की जरूरत होती है। वो दवा जो है आज आप तक पहुंचा दी है। अगर कोई और आपके जहन में क्वेश्चन है वो जरूर आप नीचे करें, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।